हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और बेस ऑफ अकाउंटिंग कह रहते हैं। इसमें हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को जो समझेंगे कि कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स है जो यूज़ की जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को। इसी लास्ट क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर की मीनिंग और स्कोप क्या अकाउंटिंग का। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। बिजनेस की दुनिया में हर रोज़ बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो कैसे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है कि इन ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज होना ज़रूरी होती है, जिसे हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म आती है अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन ये वो ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो बिजनेस के अंदर होती है, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की चेंज हो जाती है। यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस में जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है कि जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई उसे या तो वैल्यू जो असेट की उसमें चेंज आएगा, या लायबिलिटी में चेंज आएगा, या फिर कैपिटल में चेंज आएगा। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसमें क्या मेन फीचर होनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। जैसे एग्जांपल के लिए जब गुड्स को परचेज किए जाते हैं या फिर सेल किए जाते हैं, चाहे वो हम कैश में करें चाहे उधार में करें। और जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है, जब उधार जो पैसा लिया बैंक से उस उधारे पैसे के ऊपर जब ब्याज पे किए जाते हैं, तो ये सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाती हैं। जो सोशल एक्टिविटी होती है उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोलते। जैसे एग्जांपल के लिए एक्स ने गिफ्ट परचेज किया अपने फ्रेंड के लिए, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है क्योंकि ये सोशल इंगेजमेंट है, इसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे सेल परचेज करना गुड्स को, चाहे वो कैश में चाहे वो उधार में है, एम्प्लॉय को सैलरी पे करना, जो बैंक से पैसा उधार ले उसके ऊपर ब्याज देना, ये सभी के सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि जो ट्रांजेक्शन है इसे हम दो टाइप से जो क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो एक्सटर्नल है और जो इंटरनल है। एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन ये वो ट्रांजेक्शन होती है जिसमें दो इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी के अंदर परचेज या फिर सेल की जाती है गुड्स। वहीं इंटरनल ट्रांजेक्शन में ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को शामिल किया जाता है जो टोटली बिजनेस के अंदर होती है, जैसे फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना। नेक्स्ट फीचर आती है कि जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है फर्म के उसमें चेंज आ जाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज आने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू है असेट्स की, लायबिलिटी की या फिर कैपिटल की, इनमें चेंजेस आएगा जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है जो की जाएगी। तो जो चेंजेस आ रहे हैं इन चेंजेस को हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए अगर लॉस हो गया है गुड्स का आग लगने के कारण, यानी कि जो गुड्स थी वो जल के क्या हो गई, राख हो चुकी है। ऐसे ही जिन कस्टमर से हमने पैसा लेना था उन्होंने पैसा पे नहीं किया, यानी कि डेटर क्या हो गए, डूब गया पैसा डेटर से। तो इन सभी लॉस को हम क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं कि कितने गुड्स लॉस हो चुकी है आग लगने के कारण और कितना कस्टमर ने पे नहीं किया। ये सभी मैं आसानी से मनी के टर्म में मेजर कर सकती हूँ। अगर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो एफिशिएंट मैनेजर था वो रिटायर हो गया फर्म से। ऐसा मैनेजर जो बिल्कुल एफिशिएंट था, जो हर एक काम को बिल्कुल निपुणता से करता था, तो जब वो एफिशिएंट मैनेजर फर्म से रिटायर हो गया तो मैनेजमेंट डगमगा जाएगी बिजनेस की। तो जब मैनेजमेंट ख़राब हो जाती है ना,
तो उससे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन फिर भी हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसे बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि मैं इसको मनी के टर्म में मेज़र है जो नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि जिन ट्रांजेक्शन को मैं मनी के टर्म में मेज़र कर सकती हूँ सिर्फ उन्हीं को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर है जो प्लेस मिलता है। जिन ट्रांजेक्शन्स को मैं मनी के टर्म में मेज़र नहीं कर सकती उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट आते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? जो ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होता है ना, उसे इवेंट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सचिन ने स्टार्ट के बिजनेस, कैपिटल लगा दी 5 लाख और परचेज कर दी गुड्स 4 लाख की कैश में, जिसमें से सिर्फ 3/4 हिस्सा जो उसका सेल हुआ 380 में। टोटल 4 लाख की खरीदी थी, उसमें से सिर्फ 3/4 हिस्सा है जो सेल हो पाया 380 में। उसने पे कर दिए 20,000 गोडाउन के रेंट के लिए। अब हमने बताना है इसमें ट्रांजेक्शन कौन सी होती है और इवेंट्स कौन से होते हैं। ट्रांजेक्शन है कि इन्वेस्टमेंट किया गया बिजनेस में 5 लाख का, परचेजिंग की है गुड्स 4 लाख की और कैश में सेल कर दी 380 की और जो गोडाउन रेंट पे कर दे 20,000 का। ये सब क्या कहलाएंगे? ट्रांजेक्शन। अब इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स में अब हम कैलकुलेट करते हैं कि रिज़ल्ट क्या है ट्रांजेक्शन का। जैसे सबसे पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मैंने देखा कि जो टोटल सेल किया गया वो कितना सेल किया गया 380 का, तो सेल्स कितनी की गई 380 की। तो सेल में से जितना कॉस्ट आया है वो मैं हटा दूं, तो लेस करेंगे इसमें से कॉस्ट कि गुड्स को परचेज करने के ऊपर कितनी कॉस्ट आई। तो यहाँ पे जो गुड्स परचेज की गई तो टोटल 4 लाख में खरीदी गई थी। अब जो सेल किया गया हिस्सा वो कितना? सिर्फ 3/4 हिस्सा है। जो सेल किया गया ना वो सिर्फ 3/4 हिस्सा है। तो मैं यहाँ पे भी जो कॉस्ट कैलकुलेट करूँ वो कितने हिस्से करूँ? सिर्फ 3/4 हिस्से करूँगी ना। तो 4 लाख का 3/4 बनेगा 3 लाख रुपए। तो ये तो की गई परचेज कि मैंने 3 लाख में गुड्स को परचेज किया है। और क्या खर्चा किया गया? गोडाउन का रेंट पे किया गया 20,000 का। तो जो गोडाउन का रेंट पे किया गया 20,000 से, तो यहाँ पे 3 लाख की तो मैंने क्या की थी? गुड्स परचेज की थी और गोडाउन रेंट दे दिया 20,000। तो टोटल कितना मेरे पास कॉस्ट आ गया? 3,20,000। 3,20,000 में पड़ी थी मुझे और मैंने 380 में सेल कर दी, ज़्यादा में सेल की है। तो मतलब क्या है? मेरे पास 60,000 का ये प्रॉफिट हो गया। 60,000 क्या हो गया? प्रॉफिट आ गया। क्योंकि हम जानते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आते हैं। तो यहाँ पे जब मैं सेल प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैंने क्या किया? जो मेरे पास सेल प्राइस था उसमें से मैंने कॉस्ट प्राइस हटा करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब ऐसे इवेंट आते नेक्स्ट की क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करो। क्लोजिंग इन्वेंट्री में कैसे कैलकुलेट करूँ कि टोटल मैंने जो गुड्स परचेज़ की थी वो कितनी परचेज़ की थी? 4 लाख की। 4 लाख में से 3/4 तो सेल हो गया, 1/4 अनसोल्ड है। तो जो 1/4 शेयर रहेगा वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री कहलाएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने कैलकुलेट किया कि टोटल जो परचेज़ की है ना गुड वो 4 लाख की थी। 4 लाख में से 3/4 तो बेच दिया, 1/4 अभी रहता है। तो 1 लाख जो रह गया ये क्या? अनसोल्ड स्टॉक यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब नेक्स्ट इवेंट हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना कैश बैलेंस रहता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना कैपिटल लगाया गया था। कैपिटल कितना लगाया गया था? हमने देखा यहाँ पे कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए जो लगाए गए हैं। तो मैंने कैपिटल यहाँ पे लिख दिया 5 लाख लगाया गया है। और इसमें ऐड करते हैं कि कैश सेल करके कितना रिसीव हुआ था पैसा। तो कैश सेल करके जो पैसा रिसीव हुआ यहाँ पे कैश सेल से वो 380 है। तो 380 कैश सेल से रिसीव हो गया। टोटल कितना हो गया? 8,80,000। अब इसमें से माइनस करते हम कि कैश में परचेज कितना किया गया था। जो कैश में परचेज किया गया वो 4 लाख है और गोडाउन रेंट कितना दिया गया है? तो यहाँ पे गोडाउन रेंट दिया गया 20,000 से। तो टोटल 4,20,000 हो गया। 880 में से माइनस करेंगे 420 तो 4,60,000 क्या आ जाएगा? मेरे पास कैश बैलेंस आ जाएगा कि कैश बैलेंस कितना है? 4,60,000 से। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम कैलकुलेट करें कि कैपिटल कितना है, कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे
कि जो स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी, स्टार्टिंग में कितना कैपिटल लगाया था 5 लाख, और जो प्रॉफिट आया वो भी तो ऐड करेंगे ना इसमें, कि स्टार्टिंग में कैपिटल है जो 5 लाख की लगाई थी, इसमें जो प्रॉफिट कमाया गया वो भी लगा दिया गया, ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना कमाया गया था, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 60,000 से, तो 60,000 जो प्रॉफिट कमाया वो भी कैपिटल में लगा दिए, तो टोटल 5,60,000 की क्या हो गई है, कैपिटल हो गई है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, ये इवेंट कहलाते हैं, जो ट्रांजेक्शन के क्या रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट टर्म आती है अकाउंट। अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, जब हम एक ही जगह पे जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसे अकाउंट बोला जाता है। ये अकाउंट कहलाती हैं। अब हमें डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मीनिंग क्या और क्या फॉर्म होती है अकाउंट की। अकाउंट क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है सभी के सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो एक पार्टिकुलर पर्सन और आइटम से रिलेटेड होती हैं। अकाउंटिंग के अंदर हम अलग रिकॉर्ड रखते हैं हर एक इंडिविजुअल का, असेट्स का, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम का। ऐसा प्लेस जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं उसे अकाउंट कहते हैं। जैसे अकाउंट ऑफ घनश्याम, अकाउंट ऑफ राम, अकाउंट ऑफ मशीनरी, अकाउंट ऑफ सैलरी, अकाउंट ऑफ रेंट, ऐसे अनदर अकाउंट बनाना। तो जितने भी ट्रांजेक्शन घनश्याम से रिलेटेड होंगी वो सभी घनश्याम अकाउंट में जाएंगी, जितने भी ट्रांजेक्शन्स राम से रिलेटेड होंगी वो सभी राम अकाउंट में जाएगी, जितने भी ट्रांजेक्शन मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड होगी वो सभी मशीनरी अकाउंट में जाएगी। तो इस तरीके से हम हर एक अकाउंट को क्या करते हैं, अलग अलग प्रिपेयर करते हैं। इसी को हम लेजर भी बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन कही गई है कार्टर द्वारा कि अकाउंट क्या होता है, लेजर रिकॉर्ड होता है समराइज फॉर्म में, जहाँ पे सभी ट्रांजेक्शन को रखा जाता है जैसे पार्टिकुलर पर्सन और थिंग जो भी स्पेसिफाई होती है। अकाउंट को हम 2 साइड्स में डिवाइड करते हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है अकाउंट की और एक राइट साइड होती है। लेफ़्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और जो राइट साइड होती है उसे हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। जिसकी एब्रीवेट फॉर्म होती है ना, डेबिट को हम DR बोलते हैं और क्रेडिट को हम CR बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट का एग्जांपल लिया गया है। कैश अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जो ये फॉर्म होती है अकाउंट की, ये T शेप में होती है। जो इंग्लिश का कैपिटल लेटर होते हैं T, उसकी ये शेप है जो लाइक T शेप होता है अकाउंट की। जो अकाउंट होते हैं इसको हम एब्रीवेट में AC लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, AC। अब यहाँ पे बात आती है कि जो डेबिट को हम DR में क्यों लिखते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसकी DR क्यों होती है, क्योंकि जो डेबिट है ये डेबियर वर्ड से बना है जिसका आंसर से शॉर्ट में हम DR लिखते हैं। वहीं क्रेडिट क्रेडियर वर्ड से बना है जिसका आंसर से हम शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं। नेक्स्ट टर्म आते हैं कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो प्रोप्राइटर द्वारा इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। ये जो पैसा लगाया जाता है प्रोप्राइटर द्वारा, ज़रूरी नहीं कि कैश की फॉर्म में हो, ये गुड्स भी हो सकती है और असेट की फॉर्म में भी हो सकता है। जो ये पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है प्रोप्राइटर द्वारा बिजनेस के अंदर, तो इससे क्या होता है, बिजनेस की हेल्प होती है गुड्स और असेट्स को परचेज करने के लिए, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए गुड्स और असेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये पैसा कंट्रीब्यूट किया गया, यानी कि इन्वेस्ट किया गया जो प्रोप्राइटर द्वारा, इसी पैसे से बिजनेस के लिए असेट्स परचेज की जाती हैं। तो जो कैपिटल होती है हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट में 2 साइड होती है। ये हमारे पास लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटी साइड, और ये हमारे पास असेट साइड होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास असेट्स में जो कैश है, अमाउंट कैश का 20,000 रुपये है, मशीनरी 50,000 से है, जो मशीनरी है वो 50,000 से है, और स्टॉक 1 लाख से है। स्टॉक अमाउंट 1 लाख रुपए से। स्टॉक के बाद हमारे पास असेट्स में डेटर्स भी असेट्स होती हैं। डेटर्स का अमाउंट है 40,000 रुपये से। डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स का अमाउंट गिवन है 30,000 से।
तो यहाँ से हम कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, असेट साइड का टोटल करते हैं। असेट साइड में हमारे पास टोटल बनते हैं 20,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 करेंगे। 50 और 20 70, 70 और 40 1,10,000 और 1 लाख ऐड करेंगे तो 2,10,000 बनते हैं। 2,10,000 में से माइनस करते 30,000, 2 10 माइनस 30 करेंगे 1,80,000 जो बैलेंस आएगी हमारे पास किस चीज़ का आ गया, कैपिटल का बैलेंस आया ये। तो हम कैपिटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि असेट जितने भी करंट नॉन करंट असेट है उसमें से माइनस कर देते हैं लायबिलिटीज़। तो मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल आ गया। असेट्स में से माइनस करके लायबिलिटी कैपिटल है जो कैलकुलेट की जाती है। असेट्स में दोनों ही आती हैं, करंट असेट भी और जो नॉन करंट असेट है वो दोनों ही शामिल की जाएंगी और उसमें से माइनस कर देंगे लायबिलिटी तो हमारे पास कैपिटल का बैलेंस है जो आ जाएगा। कैपिटल का अनदर नेम है ऑनर्स इक्विटी और नेट वर्थ और नेट असेट भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है कि जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो बिजनेस का फंड है उसमें से पैसा ले जाते हैं प्राइवेट यूज़ करने के लिए तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो कोई भी कैश या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स जो विड्रॉ की गई है ऑनर द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर प्राइवेट पेमेंट की गई है बिजनेस फंड में से तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे फंड तो किसका है, बिजनेस का, लेकिन ऑनर ने क्या किया, बिजनेस के फंड को अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया तो उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये 5 टर्म बनती थी। आई होप आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।